Hello friends, today we are going to start the third part of the chapter manufacturing industries and today we start from the industry. Fertilizers industry. Okay? ये फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्री क्या होती है और फर्टिलाइजर्स का क्या रोल है इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। देखिए फर्स्ट fertilizers plant in India was set up at Ranipat in Tamil Nadu in 1906। जो पहला फर्टिलाइज़र प्लांट लगाया गया था इंडिया के अंदर वो तमिलनाडु के रानीपत में लगाया गया था और ये कब लगाया गया था 1906 में। द फर्टिलाइजर इंडस्ट्री इज सेंटर्ड अराउंड द प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्री से हमें क्या हुआ है, हमें क्या बेनिफिट मिला है किसानों को कि जितने भी नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर्स हैं, क्योंकि जो लैंड होती है, जो सॉइल होती है, सॉइल की प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर्स की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है ना। उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे नाइट्रोजन आता है, आपका फॉस्फोरस आता है, पोटेशियम आता है। ठीक है ना। तो इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत होती है ताकि जो सॉइल फर्टिलिटी है वो कंटिन्यू रह सके, उसकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो कंटिन्यू रह सके। एट प्रेजेंट देयर आर 10 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स एंड 1 इन कोऑपरेटिव सेक्टर एट हजीरा इन गुजरात अंडर द फर्टिलाइजर्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो अभी हमारे पास 10 तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स की जो इंडस्ट्रीज़ हैं जो फर्टिलाइजर्स को बनाती हैं और एक है कोऑपरेटिव सेक्टर में जो हजीरा गुजरात के अंदर है। पब्लिक सेक्टर हमने पहले भी डिस्कस किया था। पब्लिक सेक्टर आर दो सेक्टर जो गवर्नमेंट की एजेंसी होती है। ठीक है ना। गवर्नमेंट की एजेंसी होती है लेकिन इसको कोई बंदा अपनी तरफ से चलाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। अब फर्टिलाइजर्स में डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोडक्शन की बात करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोडक्शन। गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब एंड केरला प्रोड्यूस मोर देन हाफ ऑफ द टोटल फर्टिलाइजर प्रोडक्शन इन इंडिया। मतलब ये कुछ स्टेट हैं जो ऊपर हमने अभी नाम बताए हैं, ये पूरे इंडिया में जितना फर्टिलाइजर्स का प्रोडक्शन होता है उतना इन 4-5 स्टेट में होता है। आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका आर अदर इम्पोर्टेंट प्रोड्यूसर बिकॉज ऑफ द ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल गैस। द फर्टिलाइजर इंडस्ट्री इज वाइडली स्प्रेड इन द कंट्री। तो उसके बाद जो ये ऊपर वाले 4 स्टेट हैं, इनके बाद कौन से आते हैं? आंध्र प्रदेश और कर्नाटका। ठीक है ना। और वो ऐसा क्यों है? क्योंकि वहाँ पे नेचुरल गैस की जो अवेलेबिलिटी है वो बहुत ईजी होती है, तो इस वजह से वहाँ पे जितना भी प्रोडक्शन होता है वो इन 6 के 6 स्टेट में ज़्यादातर होता है। ठीक है ना। प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन की बात करते हैं। इंडिया प्रोड्यूसेस अबाउट 1 मिलियन टन्स ऑफ नाइट्रोजीनियस, 4 मिलियन टन्स ऑफ फॉस्फेटिक एंड 1.7 मिलियन टन्स ऑफ पोटेशिक फर्टिलाइजर्स। द कंट्री इज रिक्वायर्ड टू इम्पोर्ट पोटेशियम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है ना। इंडिया का जो यहाँ पे इन्होंने क्या दिया है, प्रोडक्शन दिया है कि कितना फर्टिलाइजर्स प्रोडक्शन करता है। तो हम कितना करते हैं? 1 मिलियन टन नाइट्रोजीनियस प्रोडक्ट करते हैं, 4 मिलियन टन क्या करते हैं? फॉस्फेटिक, यानी जिसको डाइमोनियम फास्फेट बोलते हैं, डीएपी जो फसलों में डाली जाती है। और पोटेशिक फर्टिलाइजर्स कितना करते हैं? 1.7 मिलियन। और पोटेशिक फर्टिलाइजर्स को हम इंपोर्ट करते हैं फॉरेन कंट्रीज से, बिकॉज हमारा जो प्रोडक्शन है, ठीक है ना, पोटेशियम का वो बहुत कम है, तो इसलिए हम कहाँ से उसको इंपोर्ट करते हैं? फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज। ओके। अब आते हैं सीमेंट इंडस्ट्रीज़ पे। सीमेंट इंडस्ट्रीज़ के बारे में अभी डिस्कस करेंगे। सीमेंट इंडस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं। सीमेंट इज एसेंशियल फॉर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज सच एज बिल्डिंग हाउसेज, फैक्ट्रीज, ब्रिजेज, रोड्स, एयरपोर्ट्स, डैम्स एंड फॉर अदर कॉमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट। सीमेंट क्या होता है? सीमेंट को हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं? बिल्डिंग बनाने में, पुल बनाने में, फैक्ट्री बनाने में, घर बनाने में, पुल और रोड बनाने में, एयरपोर्ट, डैम्स बनाने में। ठीक है ना। तो दिस इंडस्ट्री रिक्वायर्स बल्की एंड हैवी रॉ मटेरियल लाइक लाइमस्टोन, सिलिका, एलुमिना एंड जिप्सम। तो सीमेंट को बनाने के लिए कौन कौन से प्रोडक्ट की ज़रूरत पड़ती है, कौन कौन सा रॉ मटेरियल चाहिए होता है, वो यहाँ पे दिया हुआ है। और वो बहुत हैवी, मतलब इसने बोला है बल्की एंड हैवी होता है। ठीक है ना। बल्की एंड हैवी, बहुत ज़्यादा मात्रा में लाना पड़ता है और बहुत भारी भी होता है, क्योंकि पत्थर ही होता है, और पत्थर में आपको पता है कितना वेट होता है। ठीक है ना। तो इसके लिए क्या क्या कौन कौन सा पत्थर चाहिए होता है? लाइमस्टोन, सिलिका, एलुमिना एंड जिप्सम।
कोयल एंड इलेक्ट्रिक पावर आर नीडेड अपार्ट फ्रॉम रेल ट्रांसपोर्ट। और इसको जो इंडस्ट्री में ईंधन के रूप में जिसको हम यूज़ करते हैं, या तो कोयले को यूज़ करते हैं या फिर इलेक्ट्रिक पावर, हमारे पास बिजली होनी चाहिए, ठीक है ना। और रेल ट्रांसपोर्टेशन का भी इसमें यूज होता है। द फर्स्ट सीमेंट प्लांट वाज सेटअप इन चेन्नई इन 1904। और सबसे पहला जो सीमेंट प्लांट था इंडिया के अंदर वो कब लगाया गया था? वो 1904 में लगाया गया था। और आज की डेट में यू कैन सी इन द मार्केट ACC, ये कुछ ब्रांड हैं जो मार्केट में प्रचलित हैं, अल्ट्राटेक, ठीक है ना, और GT नेट सीमेंट, एक अंबुजा सीमेंट आता है। तो देर आर सो मैनी ब्रांड्स इन द मार्केट, यू कैन सी दैट। ओके, अब आते हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल मतलब कार, मोटरसाइकिल, मोटर बाइक्स, ये सब ऑटोमोबाइल्स में आते हैं। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और ऑटोमोबाइल्स की इंडस्ट्रीज बहुत सारी हैं हमारे यहाँ पे। होंडा, फोर्ड, मैजोवा, होल्डन, निसान, मिट्सुबिशी, है ना, मारुति, ओडी, जीप, ठीक है ना, लेक्सस, वोल्वो, ये सब क्या है? ये सब क्या है? होंडा, ये सब क्या है? ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्रीज़ हैं जो बाइक या कार का निर्माण करती हैं, ठीक है ना। अब ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्रीज़ के बारे में डिटेल्स में यहाँ पे जानकारी लेंगे। ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल्स प्रोवाइड व्हीकल फॉर क्विक ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड सर्विसेज एंड पैसेंजर। ऑटोमोबाइल से हमें क्या फ़ायदा मिलता है, क्या बेनिफिट मिलता है? कि ये हमें क्विक ट्रांसपोर्ट के लिए व्हीकल देता है। भाई आज आपके पास कार है तभी तो आप 200 किलोमीटर की दूरी को 2 घंटे में तय कर लेते हो ना। पहले जाने के लिए आज से अगर 30-40 साल पहली बात करें तो बहुत टाइम लग जाया करता था, 50 साल पहले तो बहुत टाइम लग जाया करता था। तो क्विक ट्रांसपोर्ट किसने दिया हमें? ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री ने। ट्रक्स, बसेस, कार्स, मोटरसाइकिल्स, स्कूटर्स, थ्री व्हीलर्स एंड मल्टी यूटिलिटी व्हीकल आर मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया एट वाइडस सेंटर्स। जो ट्रक्स, बसेस, ये सब क्या हैं? एक सब वाहन जो हैं, ये व्हीकल्स जो हैं, ये सब बनाए जाते हैं इन इंडस्ट्रीज़ के अंदर। द इंडस्ट्री इज लोकेटेड अराउंड दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, इंदौर, हैदराबाद, जमशेदपुर एंड बेंगलुरु, ठीक है ना। तो दीज आर द सिटी वेयर दिस इंडस्ट्री इज लोकेटेड, ठीक है ना जी। जहाँ पे इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा मात्रा में लोकेटेड है, ये कुछ पर्टिकुलर सिटीज़ हैं इंडिया के अंदर, वहाँ पे ये इंडस्ट्री देखी जा सकती है, ठीक है। अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में क्या क्या आता है? मोबाइल फ़ोन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आता है, आपका कंप्यूटर, लैपटॉप, ये सब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आता है, ठीक है ना। यानी इंफॉर्मेशन और मैसेजेस के मामले में हमने कितनी तरक्की की है, दैट इज़ कॉल्ड एंड दैट इज़ द बेनिफिट विच इज़ रिक्वायर्ड फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री। ओके, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे अभी। यू कैन सी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज़ में क्या छोटे छोटे स्पेयर पार्ट्स होते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं। एक आम आदमी को उसके बारे में नहीं पता होता कि कहाँ पे क्या चल रहा है, एक जंजाल होता है जैसे कि, ठीक है ना। अब आते हैं इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। The electronics industry covers a wide range of products from transistor sets to television, telephones, cellular telecom, pagers, telephone exchange, radars, computers and many other equipments required by the telecommunication industry, ठीक है ना। तो जो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज़ होती है, ये कौन कौन से प्रोडक्ट बनाती है हमारे लिए? टेलीविज़न बनाती है, टेलीफोन बनाती है, सेलुलर टेलीकॉम बनाती है, जितने भी वो पहले लैंडलाइन वाले फ़ोन आते थे, ठीक है ना। पेजर्स आता था पहले, एक पेजर्स का काम ओनली मैसेज को सेंड करना था, ठीक है ना। ये 90 से 2000 के बीच में पेजर्स का बहुत एक क्रेज़ चला है। बहुत से लोगों के पास पेजर्स होता था, मोबाइल से छोटा सा होता था। अगर हमें इफ़ यू वांट टू सेंड एनी मैसेज टू एनी अदर रिलेटिव्स और एनी अदर फ्रेंड्स, then we can take the help from the pagers. ओके, टेलीफोन एक्सचेंज, ये सब इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में आता है। रिडार्स, कंप्यूटर्स एंड मैनी अदर इक्विपमेंट्स, ये सब कहाँ से आते हैं? ये सब इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री और टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री में आते हैं। बेंगलुरु हैज़ एमर्ज्ड एज द इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया। और बेंगलोर को भारत की इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल माना जाता है। बेंगलोर को देखिए, जो इंडिया की कैपिटल है वो कौन सी है? दिल्ली है। फाइनेंशियल कैपिटल कौन सी है? मुंबई है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा पैसा है, फिल्म इंडस्ट्री है। तो वहाँ पे जो फाइनेंशियल कैपिटल कौन सी मानी जाती है? मुंबई। लेकिन बेंगलुरु को क्या माना जाता है? बेंगलोर जो है आईटी का एक बहुत बड़ा हब है, आईटी हब है बेंगलोर, ठीक है ना। तो इसलिए इसको कैपिटल ऑफ इंडिया भी माना जाता है, इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया।
अदर इम्पोर्टेंट सेंटर्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स आर मुंबई। अदर इम्पोर्टेंट सेंटर्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स आर मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ एंड कोयम्बटूर। ठीक है ना, ये सब और दूसरे सिटीज़ हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक हब हैं, इलेक्ट्रॉनिक सेंटर्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज़ हैं। ओके, तो बाई 2010 to 11 सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया हैव कम अक्रॉस 46 लोकेशन एट डिफरेंट सेंटर्स ऑफ इंडिया। 2010-11 से सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया 46 लोकेशन में अपनी डिफरेंट सेंटर्स डिफरेंट पार्ट्स में इंडिया के बनाए थे। तो 46 लोकेशंस ऐसी हैं जहाँ पे एक कह सकते हैं कि सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी का पार्क्स है, यहाँ पे आईटी हब है, वहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज़ हैं। ए मेजर इम्पैक्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री has been on employment generation. It is encouraging to know that 30% of the people employed in this sector are women. तो इस इंडस्ट्री से क्या बेनिफिट मिला है इंडिया को? इंडिया में बहुत सारे जो बेरोजगार लोग थे उनको रोज़गार मिला है। और इस इंडस्ट्री की सबसे अच्छी बात ये है, खास बात ये है कि इसमें जो काम करने वाले एम्प्लॉई हैं उसमें से 30% वुमेन हैं। 30% शेयर है वुमेन का। ठीक है ना। नेक्स्ट आते हैं, एंड यू कैन सी सम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स इन इंडिया। ये कुछ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क हैं इंडिया के जहाँ आप देख सकते हैं कि श्रीनगर में है, मोहाली, नोएडा, जयपुर, गांधीनगर, इंदौर, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, बेंगलुरु, मैसूर, चेन्नई, विशाखापट्टनम, भुवनेश्वर, कोलकाता। ओके, तो दीज आर सम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स विच आर लोकेटेड इन इंडिया। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन एंड इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। अब हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल पोल्यूशन एंड इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। देखिए, अभी तक हमने जो बात की है, कि इंडस्ट्री के बारे में। कौन कौन सी इंडस्ट्री? एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री, मिनरल इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री। लेकिन अब हम बात करेंगे इंडस्ट्रीज से जो पोल्यूशन होता है उसके बारे में बात करेंगे, और उससे जो इन्वायरमेंट का डिग्रेडेशन हो रहा है, यानी इन्वायरमेंटल को, जो हमारा पर्यावरण है उसको जो हानि हो रही है, तो उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। ओके, एयर पोल्यूशन। सबसे पहले बात करते हैं एयर पोल्यूशन के बारे में। कि एयर पोल्यूशन इज कोज्ड बाय द इमिशन ऑफ CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ETC। एयर पोल्यूशन जो होता है, हमारी जो एयर है, इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में अगर ऑक्सीजन होगी तो उसको शुद्ध माना जाएगा, और सबसे ज़्यादा मात्रा में अगर जितनी CO2 ज़्यादा होगी तो उसको क्या माना जाएगा? गलत माना जाएगा। हमारा वातावरण क्या है? पोल्यूटेड है, इसका मतलब। तो एयर पोल्यूशन किससे होता है? CO2 से होता है, कार्बन डाइऑक्साइड से होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड से होता है, CO जिसको बोलते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड से होता है, SO2 जिसको बोलते हैं। ये कुछ गैसेस हैं जिनके ज़्यादा एक्सेस में होने से हमारा जो इन्वायरमेंट है वो पोल्यूटेड होता है, वो हमारे लिए हानिकारक है। ठीक है ना। चिमनीज ऑफ द इंडस्ट्री प्रोड्यूस हीट लीडिंग टू ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है ना। तो जो इंडस्ट्रीज़ की जो चिमनी है वो ग्लोबल वार्मिंग को इम्पैक्ट करती है कहीं ना कहीं। उनसे धुआं निकलता है, स्मोक निकलता है। वो स्मोक में क्या है? वो स्मोक ही तो कार्बन है। ठीक है ना। वो स्मोक ही कार्बन है, और जो O2 है उसके साथ रिएक्शन करके वो क्या बनाता है? वो CO2 बनाता है। तो यूज ऑफ CFC इन वारियस इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स डिप्लीट्स ओजोन लेयर विच फिल्टर्स अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन। तो यूज ऑफ CFC इन वायरस इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, बहुत सारे जो कुछ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें CFC का यूज करते हैं। तो वो क्या करता है? डिप्लीट्स ओजोन लेयर विच फिल्टर्स अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन। तो वो ओजोन लेयर को कमज़ोर करने का काम करता है। हमारे जो एनवायरनमेंट है, जो स्काई है, इसमें ऊपर एक ओजोन लेयर होती है। ठीक है ना। जो सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट जो रेज हैं उनको फिल्टर करके हमारे पास भेजती हैं। अगर वो डायरेक्ट हमारे पास आ जाएंगी तो दैट कैन बी हार्मफुल फॉर द मैन, नहीं, फॉर एनिमल्स, फॉर बर्ड्स ऑल्सो। तो यूज ऑफ CFC इन वायरस इंडस्ट्री प्रोडक्ट्स, ये क्या करता है? CFC ये उस ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाता है, और ओजोन लेयर अगर को नुकसान होगा तो क्या होगा? जो ओजोन लेयर फिल्टर करके अल्ट्रावायलेट रेज को हमारे पास भेजती है तो वो हमारे लिए हार्मफुल होना शुरू हो जाएगा, एंड दैट कैन बी ए ग्रेट डेंजर फॉर अस। बहुत बड़ा खतरा हो सकता है हमारे लिए। एयर पोल्यूशन अफेक्ट द ह्यूमन
health of humans, animals and plants alike and also causes damages to building. एयर पोल्यूशन से क्या क्या होता है, ये आदमी के लिए, पशुओं के लिए, पेड़ पौधों के लिए, और जो ये बिल्डिंग्स का डैमेजेस होता है इसके लिए भी बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। नेक्स्ट आते हैं वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन कैसे होता है, कहाँ से आता है? देखिए एयर पोल्यूशन भी कहीं ना कहीं किसकी वजह से हो रहा है, इंडस्ट्रीज़ की वजह से हो रहा है, ठीक है ना। अब वाटर पोल्यूशन देखते हैं, वाटर पोल्यूशन भी क्या इंडस्ट्रीज़ करती हैं क्या? तो डंपिंग ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक इंडस्ट्रियल वेस्ट इनटू वाटर बॉडीज पोल्यूट द वाटर। आपने देखा होगा जहाँ पे इंडस्ट्रीज होती है वहाँ पे कुछ एक उसमें से गंदा वो निकलता है, पानी निकलता है, ठीक है ना। वो पानी हम ज़्यादातर देखते हैं कोई अपने खेत में तो डलने नहीं देगा, तो हम ज़्यादातर इंडस्ट्रीज आपने देखा होगा कि वो नहर नदियों के पास होती हैं, तो उसकी जो सप्लाई है, जो उसकी सप्लाई है उस गंदे पानी की, वो नदियों में करते हैं, नालों में करते हैं। तो जब नदी नालों में जाके वो पानी डलता है, इंडस्ट्री जो वेस्ट है, इंडस्ट्रियल वेस्ट है, तो वो उस वाटर को पोल्यूट करता है। वाटर पोल्यूशन इज ऑल्सो कोज्ड बाय द डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड केमिकल वेस्ट लाइक डाइज, डिटर्जेंट्स, एसिड्स, हैवी मेटल्स लाइक लेड एंड मरकरी, प्लास्टिक्स, फर्टिलाइजर्स etc। और वाटर पोल्यूशन किसकी वजह से होता है? और डाइज की वजह से होता है, डिटर्जेंट एसिड्स की वजह से होता है, हैवी मेटल्स लाइक लेड एंड मरकरी, प्लास्टिक, फर्टिलाइजर्स ये होते हैं, सब इसकी वजह से भी वाटर पोल्यूशन होता है। इंडस्ट्रीज विच प्रोड्यूस पेपर, पल्प, केमिकल, लेदर, एसिड्स, डाइज, फर्टिलाइजर्स etc जनरेट लोड्स ऑफ टॉक्सिक वेस्ट विच किल्स द एक्वेटिक लाइफ। और कुछ इंडस्ट्रीज़ हैं जो पेपर इंडस्ट्री होती है, पल्प इंडस्ट्री होती है, केमिकल इंडस्ट्री होती है, लेदर इंडस्ट्री होती है, ठीक है ना, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री होती है। तो ये क्या करती हैं, ये बहुत ज़्यादा मात्रा में टॉक्सिक वेस्ट को जनरेट करती हैं, और ये क्या करता है, ये एक्वेटिक लाइफ को किल्स करता है, कहीं ना कहीं ह्यूमन लाइफ को इफ़ेक्ट करता है। तो ये था वाटर पोल्यूशन जो इंडस्ट्रीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। नेक्स्ट आते हैं थर्मल पोल्यूशन पे। थर्मल पोल्यूशन, व्हाट इज़ थर्मल पोल्यूशन? Thermal pollution of water occurs when lot of water from factories and thermal plants is drained into rivers and ponds before cooling। देखो थर्मल पोल्यूशन कब पैदा होता है, जब वाटर occurs when hot water from factories and thermal plants is drained into rivers and ponds before cooling, ठीक है ना। थर्मल प्लांट को जो गर्म पानी होता है वो फैक्ट्री से होकर गुजरता है, ठीक है ना, और थर्मल प्लांट से होकर गुजरता है, तो इट्स ड्रेन्ड इनटू रिवर्स, तो उसको नदियों में डाला जाता है, एंड पॉन्ड्स को तालाबों में, बिफोर कूलिंग, ठंडा होने से पहले, ठीक है ना, उसको ठंडा होने से पहले कहीं ना कहीं नदियों या तालाबों से कनेक्ट किया जाता है, तो ये थर्मल पोल्यूशन कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट आते हैं नॉइस पोल्यूशन। नॉइस, ध्वनि प्रदूषण। नॉइस पोल्यूशन क्या होता है? ध्वनि प्रदूषण, कहीं ना कहीं जो ज़्यादा आवाज़ वाली चीज़ें हैं वो भी हमें इफेक्ट करती हैं। तो हाई इंटेंसिटी साउंड जनरेटेड बाय रनिंग मशीन, सायरन, ड्रिलिंग फैंस etc लीड्स टू नॉइस पोल्यूशन। तो कोई इंडस्ट्रीज़ कहीं ना कहीं नॉइस पोल्यूशन भी करती हैं। जहाँ पे कोई इंडस्ट्री या कोई फैक्ट्री या शुगर मिल खड़ी हुई होती है, उसके आसपास जो इतने भी गाँव होते हैं वो लोग चैन से सो भी नहीं पाते। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो मशीनें चल रही हैं उनकी आवाज़ें आती हैं, वहाँ पे जो शिफ्ट के लिए सायरन बजता है रात को कि शिफ्ट चेंज हो रही है, तो उसकी वजह से लोग सो नहीं पाते, डिस्टर्ब रहते हैं, ठीक है ना। पंखे चलते हैं, ड्रिलिंग मशीन्स चलती हैं, तो इन सब की वजह से क्या होता है, नॉइस पोल्यूशन होता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ह्यूमन लाइफ पे अफेक्ट पड़ता है। इट कॉजेज इरिटेशन, हियरिंग इम्पेयरमेंट, हार्ट अटैक etc अमंग द नियर बाई पीपल। तो इन सब चीज़ों की वजह से क्या होता है, हार्ट अटैक जैसी बीमारियाँ होती हैं, हियरिंग इम्पेयरमेंट, लोगों को सुनना कमज़ोर हो जाता है, कान इफेक्टेड हो जाते हैं लोगों के, ठीक है ना। तो बहुत सारी बीमारियां लोगों के जो उसके आसपास रहने वाले लोग होते हैं वहाँ पे उनके पास हो जाती हैं, ठीक है। अब आते हैं, एक मिनट जस्ट वेट कीजिएगा। यस, अब आते हैं कंट्रोल ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। कंट्रोल ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन को कैसे कंट्रोल किया जाए, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन को कैसे कंट्रोल किया जाए, क्या किया जा सकता है, इसके बारे में बात करेंगे। मिनिमाइजिंग यूज ऑफ वाटर फॉर प्रोसेसिंग बाय रीयूजिंग एंड रिसाइकलिंग इट इन 2 और मोर सक्सेसिव स्टेजेस, ठीक है ना। पानी का बहुत कम से कम प्रयोग होना चाहिए, उसको दोबारा फिल्टर करके रिसाइकिल किया जाना चाहिए, जिससे 2-3 बार उसका यूज हम कर सकें। हार्वेस्टिंग ऑफ रेन वाटर टू मीट वाटर रिक्वायरमेंट्स।
हार्वेस्टिंग ऑफ रेन वाटर, पानी जो बारिश से इकट्ठा होता है उसको हम इकट्ठा कर लें और उसको इंडस्ट्रीज़ में जो हमें वाटर चाहिए होता है, ठीक है ना, वहाँ पे हम यूज़ कर लें। हम जो नदी नालों से पानी को यूज़ मत करें। ट्रीटिंग हॉट वाटर एंड इफ्लुएंट्स बिफोर रिलीजिंग दैम इन रिवर्स एंड पॉन्ड्स, जो हॉट वाटर निकलता है और उसको नदी नालों में हम छोड़ देते हैं एकदम से, या नदी तालाबों में छोड़ देते हैं, तो उसको हमें ट्रीट करना चाहिए पहले, यानी कि एकदम से गर्म पानी को नदियों में छोड़ दिया। ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स कैन बी डन इन 3 फेजेस, और इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स को 3 फेज में किया जा सकता है। प्राइमरी ट्रीटमेंट बाय मैकेनिकल मीन्स, मैकेनिकल मीन्स होता है, दिस इन्वॉल्व्स स्क्रीनिंग, ग्राइंडिंग, फ्लोकुलेशन एंड सेडिमेंटेशन। सेकेंडरी ट्रीटमेंट होता है बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस, इसको बायोलॉजिकल प्रोसेस से किया जा सकता है। टर्शरी ट्रीटमेंट होता है बाय बायोलॉजिकल, केमिकल एंड फिजिकल, मतलब बायोलॉजिकल, केमिकल, रासायनिक और भौतिक प्रोसेस। दिस इन्वॉल्व्स रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट वाटर, तो इससे हम जो वेस्ट वाटर होता है उसको रिसाइकिल कर सकते हैं, उसको बार बार यूज में ला सकते हैं। इसके 3 फेजेस होते हैं। नॉइस एब्जॉर्बिंग मटेरियल्स में बी यूज्ड, और ध्वनि को ख़त्म करने के मटेरियल्स भी हम यूज़ किए जा सकते हैं, जिससे जो मशीनें हैं हमारी ऐसी बनाई जाएँ जिससे वो आवाज़ उनकी कम आए। आपने देखा होगा जनरेटर, आजकल साइलेंट जनरेटर आ रहे हैं, तो देर आर सो मैनी थिंग्स, देर आर सो मैनी ट्रैक्टर्स, मशीन्स जो बहुत कम साउंड करती हैं। तो ऐसा इस पे ध्यान भी हो रहा है, फोकस भी किया जा रहा है, लेकिन हमें आने वाले टाइम में और इन चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है। अब बात करते हैं NTPC क्या है। NTPC, व्हाट इज़ NTPC? NTPC का मतलब है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड है NTPC। ये आप देख सकते हैं, इसका ऑफिस है और यहाँ पे ये बोर्ड भी लगा हुआ है NTPC का, ठीक है ना। नेक्स्ट आते हैं, NTPC क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। व्हाट इज़ NTPC और क्या क्या इसके फंक्शन हैं। तो NTPC इज ए मेजर पावर प्रोवाइडिंग कॉरपोरेशन इन इंडिया। NTPC बहुत ज़्यादा मात्रा में पावर की सप्लाई करता है इंडिया के अंदर। इट हैज़ ISO सर्टिफिकेशन फॉर EMS, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम, और ये क्या करता है, इन्वायरमेंट को मैनेज करने के लिए ISO का सर्टिफिकेशन इसके पास होता है, ठीक है ना, कि आपको इसकी सप्लाई करके, अपनी पावर सप्लाई ज़्यादा कर करके आपको इन्वायरमेंट को डिग्रेड होने से बचाना है। द कॉरपोरेशन हैज़ ए proactive approach for preserving the natural environment and resources like water, oil and gas and fuels in places where it is setting up power plants। तो ये जो कॉरपोरेशन है ये क्या काम करता है, ये जहाँ पे इस तरह की चीज़ें हैं, वाटर, ऑयल एंड गैसेस जहाँ पे बनाए जाते हैं, तो वहाँ पे पावर सप्लाई का काम करता है, ठीक है ना। वहाँ पे पावर सप्लाई का काम करता है, जहाँ पे हम ऑयल को यूज़ करते हैं, गैस को यूज़ करते हैं, फ्यूल्स को यूज़ करते हैं, ठीक है ना, क्या करने के लिए, एनर्जी के लिए, पावर के लिए। तो वहाँ पे क्या करता है, पावर प्लांट्स को खड़ा करके उनको पावर सप्लाई करता है। तो दिस हैज़ बीन पॉसिबल थ्रू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट, एडोप्टिंग लेटेस्ट टेक्निक्स एंड अपग्रेडिंग एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट। तो ये तब कब संभव है, ऐसा कब संभव है, जब हम नई नई टेक्नोलॉजी को यूज़ करें और जो पुराने हमारे इक्विपमेंट हैं उनको अपग्रेड करें, ठीक है ना, उनको अपग्रेड करें। मिनिमाइजिंग वेस्ट जनरेशन बाय मैक्सिमाइजिंग एस यूटिलाइजेशन, हम वेस्ट जनरेशन को मिनिमाइज़ करें। जो हम वेस्ट करते हैं कोई भी चीज़, जैसे पानी है, पानी को हमने वेस्ट कर दिया। हम हमारी कुछ इंडस्ट्री ऐसी होती है जहाँ से खोई निकलती है, जैसे गन्ना है, खोई निकलती है, तो खोई को हम कहाँ यूज़ करते हैं, दूसरी इंडस्ट्री में ईंधन के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है ना। एक गन्ने से क्या निकलता है, गन्ने से रस निकलता है, सीरा निकलता है, वहाँ से हम क्या बन रहे हैं, हम एथेनॉल बना रहे हैं आजकल, आज की डेट में हम उससे वाइन बनाते हैं, शराब बनाते हैं। तो कोई भी चीज़ हम वेस्ट नहीं जाने देते, कोई भी छोटी से छोटी चीज़ हम वेस्ट नहीं जाने देते। तो यही क्या होता है, इसको कहते हैं मिनिमाइजिंग वेस्ट जनरेशन बाय मैक्सिमाइजिंग एस यूटिलाइजेशन, ठीक है ना। तो प्रोवाइडिंग ग्रीन बेल्ट्स फॉर नर्चरिंग इकोलॉजिकल बैलेंस एंड एड्रेसिंग द क्वेश्चन ऑफ स्पेशल पर्पज व्हीकल्स फॉर अफॉरेस्टेशन। क्या करना चाहिए हमें, इकोलॉजिकल बैलेंस को बनाने के लिए किसी भी इंडस्ट्री को खड़ा करने से पहले वहाँ पे लाइसेंस दिया जाता है। उस लाइसेंस में साफ साफ लिखा होता है कि आपको क्या करना पड़ेगा, एक ग्रीन बेल्ट बनानी पड़ेगी अपने आसपास, इतने पेड़ लगाने पड़ेंगे। आप क्या कर रहे हैं, आप इन्वायरमेंट को डिग्रेड कर रहे हैं,
स्मोक निकलेगा वो एनवायरनमेंट को डिग्रेड करेगा, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट उसको कम करने के लिए बहुत सारा पैसा खर्च करती है, तो आपको वो पैसा एक टैक्स के रूप में हमें देना पड़ेगा। आपने देखा होगा कि भट्टों के, ये जो भट्टे होते हैं, ईंट के ब्रिक्स फील्ड होती हैं, इनके ऊपर टैक्स जो होता है बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि ये स्मोक बहुत ज़्यादा मात्रा में जनरेट करते हैं, और उस स्मोक से क्या होता है, हमारा इन्वायरमेंटल डिग्रेड होता है, इन्वायरमेंट डिग्रेड होता है। तो गवर्नमेंट इन पर टैक्स लेती है। टैक्स से क्या करते हैं, टैक्स लेकर के उसको उसी काम में यूज़ करती है कि हमारा इन्वायरमेंट जो है वो सेफ रह सके, वो बहुत ज़्यादा बुरी तरह से प्रदूषित ना हो सके, उसी को, उस पैसे को उसी में यूज़ किया जाता है। रिड्यूसिंग इन्वायरमेंटल पोल्यूशन थ्रू एस पॉन्ड मैनेजमेंट, एस वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट। रिड्यूसिंग इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को रिड्यूस करके कैसे, एस पॉन्ड मैनेजमेंट से, एस पॉन्ड मैनेजमेंट से, एस वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम से, वाटर को रिसाइकलिंग करना, दोबारा से यूज करना बार बार, लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट से, जो लिक्विड निकलते हैं, वो मैंने बताया था कि अभी जैसे शुगर फैक्ट्री से लिक्विड निकलते हैं बहुत सारे, तो उनको हम हर तरह से यूज़ करते हैं, चाहे हम एथेनॉल बनाते हों, चाहे हम वाइन बनाते हों, हम सीरा बनाते हों, लेकिन हम हर लिक्विड को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में यूज़ करें, उससे देखें कि उससे बन क्या सकता है, उसको वेस्ट मत जाने दें, उसको वेस्ट नदी नालों में मत बहाएं। एक तो वो नदी नालों में जाएगा तो क्या होगा, वाटर पोल्यूटेड होगा, वाटर पोल्यूटेड होगा तो वातावरण क्या है, वो प्रदूषित होगा। एक तो नुकसान ये हो रहा है, लेकिन अगर हम उससे कुछ ऐसी टेक्निक ढूंढ लेते हैं कि उसको हम यूज़ करके कुछ और प्रोडक्ट बना सकते हैं, तो हमें वो करना चाहिए, ताकि उस इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा मात्रा में बेनिफिट मिल सके। इकोलॉजिकल मॉनिटरिंग रिव्यूज़ एंड ऑनलाइन डाटाबेस मैनेजमेंट फॉर ऑल इट्स पावर स्टेशंस। इकोलॉजिकल मॉनिटरिंग होना चाहिए, पता होना चाहिए, एक डिपार्टमेंट इसके लिए बनना चाहिए, ठीक है ना। और एनटीपीसी ये काम सब करता है, क्या करता है, सब बैठे बैठे चेक करता है कि कहाँ से कौन सी इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा पोल्यूट कर रही है, उसको कैसे, कौन से डाटाबेस में हमें सेव करना है, किस तरह की इंस्ट्रक्शन उसको टाइम टू टाइम देनी है, किस तरह से उसको ट्रैक करना है, ठीक है ना, सो दैट वी कैन डिलीवर द इंफॉर्मेशन टू देम टू सिक्योर द वाटर साउंड और एयर पोल्यूशन। ओके, तो ये था चैप्टर, और आई होप कि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इस चैप्टर की मैंने 3 वीडियोज़ आपको भेजी हैं, और ये लास्ट वीडियो थी, आज ये लास्ट टॉपिक था हमारा। और अगर आपका किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन है इस चैप्टर से रिलेटेड, यू कैन सेंड मी योर क्वेश्चंस टू द कमेंट बॉक्स, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू डिलीवर यू द आंसर। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ गुड डे।